दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी लगातार मजबूत होती चली जा रही है। कैसे होती चली जा रही है वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में और एक बड़े नेता जो हैं वो उन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो है ज्वाइन कर ली। और ये बड़े नेता दोस्तों फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं और बीजेपी के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। अब वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और हमने देखा कि ये प्रक्रिया पिछले 1 महीने से कि कभी बीजेपी के कोई बड़े नेता शरद पवार के साथ जाके बैठ जाते हैं, उनसे उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कभी अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार की पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं। तो लगातार शरद पवार इतने एक्टिव हैं इन दिनों कि कोई ना कोई झटका जो है वो महायुति सरकार को पहुंचा रहा है। और इसी में एक ताजा उदाहरण जो है वो सामने आया है। वो कौन से नेता हैं जो शरद पवार की पार्टी में जाके शामिल हो गए हैं? ये फॉर्मर नेता रहे हैं, एमएलए रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसके मायने क्या हैं और ये कैसे झटका पहुंचा सकती है महायुति को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व मंत्री एमएलए रह चुके हैं चरण वाघमरे, अब वो शरद पवार की एनसीपी में ज्वाइन हो चुके हैं दोस्तों। और ऑफिशियली उन्होंने शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली है। और इस मौके पर शरद पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, बड़े नेता जो है वो मौजूद रहे। और इनकी मौजूदगी में चरण वाघमरे ने शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली। अब कौन सी विधानसभा सीट से इनको टिकट मिलेगा, कहां से ये लड़ेंगे, अब इस पे अटकलें तेज हैं। क्योंकि इन्होंने शरद पवार की एनसीपी जो पार्टी है ज्वाइन तो कर ली है। अब तुमसेपुर में बताया जा रहा है कि इनकी जो विधानसभा सीट है वहां से इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है। तो क्या वहां से ये टिकट लेके लड़ेंगे? अभी तक इस पर कुछ भी कहा नहीं गया है। लेकिन ये पहले भी एमएलए रह चुके हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि ये बीजेपी के साथ भी रहे हैं, फिर बीआरएस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव जब हुए थे अभी 2024 के, तो ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। और हालांकि कांग्रेस पार्टी ये ज्वाइन नहीं कर पाए। और जो खबरें निकल के आई उसमें यह था कि कांग्रेस के ही नेताओं ने इनका विरोध किया, जिसकी वजह से ये कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वो लगातार शरद पवार के संपर्क में थे, एनसीपी के संपर्क में थे। और अब देखिए वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब दोस्तों, ये बीजेपी के भी नेता रहे हैं और तुमसेपुर में बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा एक्टिव हैं, इनके नेटवर्क अच्छे हैं, इनकी पकड़ अच्छी है। तो अगर ऐसे में अगर इन टिकट मिलता है तो जरूर महायुति को नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। अगर नहीं भी मिलता तो भी इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके साथ में जो रहते हैं, अब वो शरद पवार की पार्टी में चले आए हैं। जाहिर सी बात उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया जो दोस्तों देखने को मिली है कि शरद पवार हर हफ्ते रह रह करके कभी बीजेपी को झटका दे रहे हैं, कभी अजीत पवार को झटका दे रहे हैं। और ये इनकी सोची समझी रणनीति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि लगातार शरद पवार, सुप्रिया सुले, ये कैंडिडेट्स के जो प्रत्याशी हैं उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं दोस्तों। उनसे बातचीत चल रही है कि कैसे हर एक सीट पर जो मायावती के कैंडिडेट्स खड़े होंगे, खासतौर से अजीत पवार के एनसीपी के, उनको कैसे घेरा जाए। इसकी पूरी रणनीति जो है वो शरद पवार की पार्टी की तरफ से तैयार की जा रही है दोस्तों। और एक उदाहरण हमने अभी भी देखा कि एनडीए गठबंधन की तरफ से मुंबई में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मौजूदा जो हालात हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के कानून व्यवस्था को लेकर के मायावती सरकार को घेरने की कोशिश शरद पवार की तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से की गई। आपको घटना पता ही होगी दोस्तों, जिससे मुंबई में आग लगी हुई है इन दिनों, लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और एक दुखद खबर बैंड्रा में जो आई थी कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोलियां चली, जिनसे उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हुए। उसके बाद एमबीए के नेता जो है वो लगातार मायावती सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने बड़े नेता ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। ऐसी कई सारे बयानबाजी जो है वो चल रही है लगातार एमबीए की तरफ से। और मायावती सरकार जो है इन दिनों कटघरे में दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, ये हमने आपको बताया करंट अपडेट जो चल रही है, कौन से बड़े नेता शामिल हुए हैं, उससे क्या नुकसान पहुंच सकता है मायावती को, और मायावती को एमवीए कैसे घेर रहा है वो भी हमने आपको बताया। इस बीच एक अपडेट आपको देते हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से एक और बयान आया है, जो यूपीटी पक्ष की तरफ से कह लीजिए एक तरीके से, कि अब उनका कहना है कि आप एमवीए सीएम की बात छोड़िए, पहले महायुति अपने सीएम फेस का अनाउंसमेंट करे, उसके बाद एनडीए गठबंधन करेगा। तो जो नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश हो रही थी महायुति की तरफ से, उसे तोड़ने की कोशिश जो है वो एनडीए गठबंधन कर रहा है। क्योंकि सीएम फेस को लेकर के एमवीए में चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर के महायुति के नेता लगातार एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं बनते हैं सीएम फेस तो नाराजगी हो जाएगी। तो इस तरीके से कई सारी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब उसको तोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने और साफ कह दिया कि पहले महायुति अपनी तरफ से सीएम फेस का अनाउंसमेंट करे, उसके बाद एमवीए गठबंधन जो है वो करेगा। अब ये दोस्तों जो चीजें चल रही थी, उसके बाद आप देखिए और एक बड़ी समस्या जो है वो मुंबई में, वो है
ट्रैफिक के ऊपर दोस्तों, ट्रैफिक से लोग बहुत परेशान रहते हैं। और आपको बता दें कि इन दिनों गाड़ियों के चालान जो हैं वो काटे जा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और इस पे कई सारी शिकायतें भी आ रही हैं लोगों की। कई जगह बेमतलब जो है, बिना मतलब के जो है फाइन मारा जा रहा है, गलत तरीके से फाइन वसूला जा रहा है। और इसको लेकर के शरद पवार की एनसीपी जो है, उनके जो स्पोक पर्सन है मुंबई के, मनीष दुबे और उनके कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है दोस्तों। और क्या कुछ कह रहे हैं वो कि देखिए, सड़क पर उतरे और इस मुहिम में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश हो रही है। जो गलत तरीके से चालान लगाए जा रहे हैं उससे निपटने की कोशिश हो रही है। पहले मनीष दुबे क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं दोस्तों। आरटीओ के खिलाफ में जो फाइन मारी जा रही है उसको लेकर के कहां तक मुहिम आपकी पहुंची, उसके बारे में जानकारी दें। पिछले 16 सितंबर को हमने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि महाराष्ट्र मुंबई शहर में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर गाड़ियों को जो आपके माध्यम से जो आपका रूल है, रूल को बाईपास करते हुए आरटीओ ऑफिसर अपने मोबाइल पर्सनल फ़ोन से लोगों को फाइन मारने का काम कर रहे हैं। बिना गलती के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए फाइन मारने का काम किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ में हमने एक मुहिम चलाया था और उस मुहिम के माध्यम से हम कहीं हर जगह पे घूम घूम के लोगों को पॉम्पलेट बांट रहे हैं, उनको जन जागृत कर रहे हैं। और आज 13 तारीख को हमारे पास लगभग 10,000 के ऊपर लोगों का डिटेल आ चुका है। उस डिटेल में उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, गाड़ी का नंबर और उनके फ़ाइन का अमाउंट आया हुआ। और इस फ़ाइन का अमाउंट देखने के बाद मुझे पता चला कि बेचारे मुंबई शहर में जो गरीब रिक्शे वाले अगर पानी पीने के लिए भी कहीं उतर रहे हैं और गाड़ी खड़ा किए तो उनके पीछे आके कोई आरटीओ का ऑफिसर, जो आरटीओ का ऑफिसर है, वो लोग फ़ोटो खींचते और उसके ऊपर फ़ाइन अपलोड करते। और इसके साथ में ये आरटीओ वाहतुक विभाग की इतनी दादागिरी बढ़ गई है मुंबई शहर में कि जो बड़े बड़े किराने की दुकान है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो गुड सप्लाई का काम करते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर लेके मुंबई शहर में लोगों को अनाज पहुंचाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती का फ़ाइन लगाया जाता है। उनको ये बोला जाता है कि आपकी गाड़ी में हैवी ज़्यादा सामान भरा हुआ है, उसके लिए लोडिंग के नाम पे उनके नाम खर्चा दिया जाता है, उनके ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुहिम चलाने के बाद में हमें ये समझ में आया कि आरटीओ की दादागिरी जितना हमें समझ में आ रही थी उससे कई गुना ज़्यादा है। और इसके खिलाफ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री साहब को उन्होंने पत्र दिया है मेरे मांग को समर्थन देते हुए। और उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से मांग की है कि जो लोगों पे अनधिकृत तरीके से जो डायरेक्ट फ़ोटो खींच के उन्होंने फ़ाइन अपलोड किया है उस सभी को फ़ाइन माफ़ किया जाए। और फाइन मारने के लिए उनको नया सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत है। लोगों का वीडियो बनाए और वीडियो के माध्यम से फाइन अपलोड करें। अभी कितने लोगों के फाइन को माफ करने में आप कामयाब हो पाए? फाइन किसी का माफ़ नहीं हुआ है। हमारे पास 10,000 लोगों का डिटेल आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि 5-7 दिन में 10 से 15,000 लोगों का और आएगा। अगर ये सरकार 20-25 दिन में, 15 से 20 दिन में अगर नहीं सुनती है तो हम लोग बोरली का जो आरटीओ वाहतुक का जो बोरली, कांदिल और जयसर को नियर बाय है, वहाँ पे कम से कम 20 से 25,000 साथियों के साथ में हम प्रचंड मोर्चा निकालेंगे। और इस तरह का मोर्चा होगा कि मुंबई शहर में किसी ऑफिस के सामने इतना बड़ा मोर्चा निकाला नहीं गया जितना बड़ा मोर्चा निकालने का हम काम करेंगे। 10,000 लोगों का आपके पास जिस तरह से डिटेल आया, तो ये डिटेल कहाँ तक आएगी? बोरीवली है या फिर और? नहीं, ये आज के डेट में सोशल माध्यम में हमने फेसबुक में भी लोगों से अपील की थी, तो विक्रोली से, कुर्ला कलीना से, घाटकोपर से, शिवाजी नगर, मानपुर से, मतलब तरह तरह जगह से, मतलब हमको खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमको इतना जन समर्थन मिलेगा। बोरली से हो गया, चारकोप से हो गया, जो हमें जानते नहीं, हमारी पार्टी में जुड़े हैं कि नहीं हमें मुझे पता नहीं, मगर उनका ये जो हर आदमी मुंबई शहर में रहने वाले हर आदमी की तकलीफ है, चाहे मुंबई में टाउन में रहने वाला आदमी हो, चाहे सिटी में रहने वाला आदमी हो, चाहे थाने मुंबई पालघर में किधर भी रहने वाला आदमी, हर आदमी को तकलीफ है। और इस तकलीफ के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के माध्यम से हम लोग ने एक आवाज उठाने का काम किया। तो देखा आपने, मनीष दुबे साहब ये बता रहे हैं कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और 10,000 लोगों की लिस्ट जो है उनके पास आ चुकी है और भी कई सारे लोगों की लिस्ट उनके पास पहुंचने वाली है, तो शरद पवार की एनसीपी जो है अगर नहीं रुका ये मामला, अवैध चालान जो है वसूला जा रहा है, जिस तरीके से गलत तरीके से वसूला जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पर जांच नहीं की गई, इस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई, तो आगे चल करके शरद पवार की एनसीपी जो है वो और बड़ा आंदोलन करेगी और बड़े लेवल पे करेगी, आरटीओ ऑफिस के सामने करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस समय जो महाराष्ट्र की सरकार है उसे घेरने की कोशिश एमवीए की तरफ से चल रही है। जो मुद्दे हैं, चाहे वो मुंबई के मुद्दे हों या यहाँ के लोगों के संबंधित मुद्दे हों या महाराष्ट्र के किसी गांव खेड़ों से संबंधित मुद्दे हों, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो हम देख रहे हैं कि इस समय एमवीए जो है वो काफी ज्यादा हावी है और महाराष्ट्र सरकार को घेर करके रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक है और ये गहमा गहमी होनी ही है।
तो अब देखते हैं दोस्तों कि क्या ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल का फायदा एनडीए गठबंधन को मिलता है या फिर महायुति और खास करके बीजेपी फिर से कुछ ऐसा उलटफेर करती है जो हरियाणा में देखने को मिला। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।